जब मैं आईआईटी जेईई मेन 2022 के इस क्वेश्चन को अलग अलग नज़रिए से सॉल्व कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दिया जाए, इसे और भी बहुत सारा मेन लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए और उसे सॉल्व किया जाए, ताकि इस क्वेश्चन का जो ग्रेविटी है, जो क्रक्स है, उसे हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। एक और फ़ायदा भी है, कुछ और तरह के क्वेश्चंस इसी पैटर्न से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर पाएंगे और उन्हें भी हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कहा गया है कि फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जैसे कि यहाँ से इस हाइट से एक गेंद को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स। यहाँ से ये ऊपर चढ़ा और ये नीचे ग्राउंड पहुंचा 6 सेकेंड में। अ सेकेंड बॉल, उसी हाइट से अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजिशन, इसी हाइट से फेंका गया विद द सेम स्पीड। इसे जिस स्पीड से फेंका गया था, इसे भी उसी स्पीड से फेंका गया, लेकिन नीचे की तरफ फेंका गया। अब इससे ये गेंद जो है ग्राउंड को रीच करता है 1.5 सेकेंड्स में। सवाल जो है वो ये है कि एक तीसरा गेंद जो है, थर्ड बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से इसे सिर्फ रिलीज किया गया, सेकंड केस में इसे फेंका गया था विद द सेम स्पीड जो कि इस केस में ऊपर की तरफ फेंका गया था जिस स्पीड से, लेकिन थर्ड केस में इस गेंद को सिर्फ रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द सेम हाइट। तो ये ग्राउंड को रीच करेगा कितने समय में, यही मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसी पैटर्न के एक क्वेश्चन को, जो बनाया गया क्वेश्चन, जो कि आईआईटी जेईई मेन लेवल का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टू अंडरस्टैंड द फुल, चारों तरफ से इस क्वेश्चन को समझने के लिए, फुल ग्रास्प लेने के लिए इस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया एक सर्टेन हाइट से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया विच रीचेस द ग्राउंड इन 7 सेकेंड्स। थोड़ा सा डेटा चेंज है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, ताकि जो कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाए और आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर ग्रो करे। 7 सेकंड में पहुंचा, ये ऊपर चढ़ा और नीचे गिरा, ग्राउंड पहुंचने में इसे 7 सेकंड लग गया, टोटल 7 सेकंड्स इस केस में, ऊपर से नीचे। एंड अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे कि पिछले केस में भी था, वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड। इसे जिस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया था, लेट अस से कि इसे फेंका गया था u स्पीड से ऊपर की तरफ, और इसे फेंका जा रहा u स्पीड से नीचे की तरफ, दैट मीन उसे हम नेगेटिव u कंसीडर कर सकते हैं। और इसे ग्राउंड पहुंचने में, यहाँ से ग्राउंड पहुंचने में लगता है 1.5 सेकेंड्स, माफ कीजिएगा, इसे पहुंचने में समय लगता है 3 सेकंड। सो इसे 3 सेकंड का समय लगा। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछा गया कि द स्पीड ऑफ द बॉल विथ विच इट वाज थ्रोन। ओके, यहाँ पर एक और बात जो ज़रूरी है, अगर आपको एग्जैक्ट स्पीड पता करना है तो हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी पता होना होगा, जो कि गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया, द स्पीड ऑफ द बॉल विथ विच इट वाज थ्रोन। सो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर केस में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और ऑब्वियसली जब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव हम कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। चलिए वही कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ओके, पहला सवाल है द स्पीड ऑफ द बॉल विथ विच इट वाज थ्रोन। ये जो स्पीड है इस गेंद का, किस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसे कुछ इस नज़रिए से देखेंगे। एग्जैक्ट स्पीड पूछा गया तो u को मैंने यहाँ से हटा दिया। आप गौर से देखिए, ये गेंद ऊपर चढ़ा और ऊपर से नीचे आया। जब ये गेंद इसी लेवल पे होगा, सेम लेवल पे होगा,
तो जिस स्पीड से इसे ऊपर की तरफ फेंका गया उसी स्पीड से ये ऑब्वियसली इस समय नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर ये गेंद सेम स्पीड में होगा। अगर यहाँ पर इसे u स्पीड से फेंका गया था तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसका स्पीड होगा -u, इस सेम लेवल पे। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो जब वापस नीचे आता है, सेम लेवल पे आता है, तो उसका स्पीड उतना ही होता है जितना ऊपर चढ़ते समय उसका स्पीड था। नीचे गिरते समय भी उतना ही स्पीड होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है, बशर्ते जो एरियल ड्रैग है, जो डिसिपेटिव फोर्सेस है, वो नेग्लिजिबल हो, वो ना हो। और ऐसे केसेस में हम वही मानते हैं कि एरियल ड्रैग ना के बराबर है। अब आप इसके साथ इसे कंपेयर करें, इसे भी तो -u स्पीड से फेंका गया था। अब इसके साथ इसे कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि -u स्पीड से यहाँ पहुँचने में 3 सेकंड लगता है। तो यहाँ से भी इस गेंद को इस जगह से ग्राउंड पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा। स्पीड तो सेम है, -u सेम हाइट, ग्राउंड भी उसी लेवल पे है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी -u स्पीड अगर होगा तो इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा। लेकिन कुल यहाँ पर 7 सेकंड का समय लगा। यहाँ से ऊपर चढ़ा, ऐसे आया और नीचे गिरा, जबकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे 3 सेकंड का समय लग रहा। यानी कि गेंद को फेंकने से लेकर सेम लेवल तक आने में 7 - 3 यानी कि 4 सेकंड का समय लगा होगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि 4 सेकंड का समय लगा ऊपर चढ़ने में और ऊपर से नीचे आने में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से इस लेवल से टॉप तक पहुँचने में और टॉप से उस लेवल तक पहुँचने में जो समय लग रहा है, ये अगर 4 सेकंड का होगा तो ऑब्वियसली चढ़ते समय 2 सेकंड लगा होगा और उतरते समय 2 सेकंड लगा होगा। ऐसा ही तो होता है कि एक गेंद को आप ऊपर फेंक दे तो ऊपर चढ़ते हुए टाइम ऑफ असेंड जितना होता है, टाइम ऑफ डिसेंड भी उतना ही होता है, बशर्ते एरियल ड्रैग ना हो। ऐसे केसेस में हम कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल होता है एरियल ड्रैग, हम कंसीडर करते हैं नेग्लिजिबल होता है। ओके, सो अब आप इसे इस तरीके से देखें कि कहा गया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, यानी चढ़ते हुए हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड घटेगा और उतरते हुए 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड स्पीड बढ़ेगा। यही मतलब होता है एक्सीलरेशन का। अब जैसे कि हमें पता है एक बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं, बिल्कुल टॉप में जाके इसका स्पीड जो होता है, ये स्पीड हो जाता है 0। यहाँ पर v टॉप जो होता है हमेशा ये 0 होता है। आप 0 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 कहने से यूनिट कहने का मतलब नहीं बनता। सो यहाँ पर इसका स्पीड 0 होता है। अब आप देखें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये u कितना होना चाहिए था कि ठीक 2 सेकंड, जो चढ़ने में से 2 सेकंड का समय लगा, 2 सेकंड में इसका स्पीड 0 हो जाए। अगर हर 1 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड घटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका स्पीड होना चाहिए था 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड बाद 20 से 10 घटा तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड बाद फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है या इनिशियल स्पीड जो है दैट शुड बी जिस स्पीड से इसे फेंका गया, दैट शुड बी 20 meter per second. So the speed of the ball with which it was thrown is 20 meter per second. 20 meter per second. अब हमसे पूछा गया है कि द हाइट अटेंड, वैसे यहाँ पर आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकते थे। जैसे कि अगर यहाँ काइनेमेटिक्स का इक्वेशन मुझे लगाना होता तो मैं क्या करता कि इनिशियल स्पीड अगर u है, उसी u को अगर कैलकुलेट करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन मैं कंसीडर कर लेता, जहाँ पर कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करना है और एक्सेलरेशन गिवन है,
दैट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ऐसे में मैं क्या करता, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर कहा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन अगर 2 सेकंड का है, तो एक्सीलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता। हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में ये वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो वही 2 सेकंड का है, डेल्टा टी इज़ 2 सेकंड। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 0 माइनस यू इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, और एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, सो एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यूनिट में नहीं लिखता हूँ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि u इज़ इक्वल टू -20, नेगेटिव u इज़ इक्वल टू -20, सो u इज़ इक्वल टू 20, और यूनिट ऑब्वियसली होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। हम सारे कैलकुलेशन एसआई में कर रहे हैं, कंसिडरेशन सारा एसआई में था, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो भी एसआई में ही आएगा। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। खैर, ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर ग्रो करता है कि हर 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड जो है घट रहा है, तो फिर ये यहाँ पर कितना स्पीड होना चाहिए। इससे क्या होता है, इंट्यूशन ग्रो करता है। इस तरह का अप्रोच से बेसिक इंट्यूशन ग्रो करता है। हम बहुत ज़्यादा फार्मूला ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। खैर, अगले सवाल पे आते हैं। द हाइट अटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉल फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन, यानी कि यहाँ से जहाँ से फेंका गया वहाँ से ये कितनी ऊंचाई, कितना हाइट इसने अटेन कर लिया। वेल, क्या कर सकते हैं, आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकते हैं, या फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसे इस तरह से सोचें कि यहाँ से फेंकने से लेकर टॉप तक का जो मोशन है, उस मोशन में आप देखें एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हम ये मान सकते हैं पूरे मोशन का एवरेज स्पीड जो है या एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो अलजेब्रिक एवरेज होता है वो, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि एवरेज हो जाएगा 20 और 0 का एवरेज 20 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक इस मोशन में, यहाँ से लेके टॉप तक इस मोशन में इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड का। अब 10 मीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी से चढ़ने में तो 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड में ये कितना हाइट अटेन करेगा। ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड के एवरेज स्पीड से या वेलोसिटी से इसे 2 सेकंड में कितना ये ट्रैवल कर लेगा, 20 मीटर्स। सो ये हो जाएगा 20 मीटर नीचे से ऊपर तक जो डिस्टेंस है या हाइट है, जहाँ से फेंका गया वहाँ से ये कितना हाइट अटेन करेगा, 20 मीटर का हाइट ये अटेन करेगा। वैसे आप यहाँ पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज एच, यही एच हमें पता करना है। हमें पता है एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 2 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड, सो 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यूनिट तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, सारे कंसिडरेशन एसआई में है। और टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड का, तो उसका स्क्वायर 4, तो ये बन गया 2, और 20 गुना 2 हो गया 40, 40, 20 इंटू 2 इज़ 40, -10 इंटू 2 इज़ -20। तो आपको h का वैल्यू मिलेगा 20। आप इस तरह से, यानी कि 20 मीटर्स, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल्स वे थ्रोन, यानी कि ग्राउंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हमसे पूछा गया। ग्राउंड से लेकर जिस लेवल से फेंका गया उस लेवल का जो हाइट है वो हाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी आप पता कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, चाहे तो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो
हम इसे दूसरे नज़रिए से देखें। कैसा नज़रिया कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर्स का हुआ तो ऑब्वियसली टॉप से लेके इस लेवल तक का डिस्टेंस जो है ये 20 मीटर्स का होगा, ये 20 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से टॉप तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, हमने पहले ही पता लगाया। तो टॉप से सेम लेवल तक जब गिरेगा तो ये डिस्टेंस 20 मीटर का होगा। ओके, अब ये 20 मीटर उतरने में इसे समय लग रहा था 2 सेकंड, और बाकी यहाँ से यहाँ उतरने में इसे 3 सेकंड समय लग रहा है। ये तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से यहाँ 3 सेकंड का समय लग रहा। उसी स्पीड से यहाँ नीचे की तरफ उसी स्पीड से अगर ये गिरेगा तो इसे 3 सेकंड ही लगेगा। अब आप देखें, यहाँ पर हम गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगा सकते हैं, या हम सिंपल काइनेमेटिक्स के इक्वेशन भी लगा सकते हैं। हमसे कहा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, नीचे की तरफ है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड। इस मोशन में ऐसे ये गिरा तो इस मोशन में टोटल 5 सेकंड का समय लगा। अब उस 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हम किस तरह का इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर h हुआ, h अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने h माना, एंड इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन, इसी को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज v टॉप या स्पीड एट द टॉप विच इज 0, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो दैट विल बी हाफ at स्क्वायर्ड, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, एंड टाइम 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा इधर से 5 का स्क्वायर 25, और इधर से 2 गुना 5 10, तो 25 गुना 5 125 125, और ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये नीचे की तरफ है, बिकॉज आवर साइन कन्वेंशन इज सच दैट ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव और नीचे की तरफ हमने नेगेटिव कंसीडर किया। दैट्स व्हाई ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। आपको रिमाइंड करने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो ऊपर नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन हम लोग अधिकतर समय अधिकतर लोग जो है इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। खैर, अब मतलब क्या बना कि डिस्प्लेसमेंट हुआ -125 मीटर का, यानी कि यहां से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस है 125 मीटर। अब उसमें से 20 मीटर तो यहां से यहां तक है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा 125 - 20 105 मीटर। तो 105 मीटर 105 मीटर्स। तो जिस लेवल से गेंद को फेंका गया ग्राउंड से उस लेवल तक का जो हाइट है वो 105 मीटर्स का है, 105 मीटर। तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर सेम हाइट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस हाइट इज 105 मीटर्स, 105 मीटर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। तो ये दूसरा जो जवाब हमें मिला ये है 20 मीटर का, और तीसरा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल्स वे थ्रोन, ये हो गया 105 मीटर। अंतिम सवाल देखें,
द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड इफ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि यही वाला वो क्वेश्चन है जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन डिराइव किया है, बिल्कुल उसमें जो क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड इफ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि अगर यहाँ से छोड़ दिया जाए अब इसे कितना समय लगेगा। वेल, अब छोड़ते हैं इसे। दैट मीन सिंपल काइनेमेटिक्स इक्वेशन, कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ टाइम लग रहा है t, यहाँ पर टाइम लग रहा है t। तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस से दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज इसे ड्रॉप किया गया। डिस्प्लेसमेंट इज 105 मीटर्स, बेहतर होगा अगर मैं नेगेटिव कहूँ तो। एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। अब ut तो 0 हो गया, दैट मीन हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर्ड। t पता करना है हमें टाइम ही पता करना है, तो हम इससे आगे कह सकते हैं कि टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यूमरेटर में चला गया, इस साइड में a डिनोमिनेटर में आ गया, 2h डिवाइडेड बाय a। ओके, सो यहाँ से इसे कैलकुलेट करें, यानी कि t इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट होगा। सो 2h 2 इंटू 105, हम t स्क्वायर का वैल्यू पता कर रहे हैं, 2 इंटू 105, नेगेटिव कर दूँ, चलिए नेगेटिव 105, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये नीचे की तरफ हुआ। एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और हमें मिला 210/10 यानी कि 21। t स्क्वायर इज इक्वल टू 21, t स्क्वायर इज इक्वल टू 21, हेंस t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21। यहाँ पर हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है। वैसे ये सही होगा या नहीं, ये तो हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से पता करना होगा। हमें ऐसा दिख रहा है कि ऊपर फेंकते हुए, जब हमने ऊपर फेंका, गेंद ऊपर गया और ग्राउंड को पहुंचा 7 सेकंड में, और उसी स्पीड से जब हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो इसे अगर 3 सेकंड का समय लग रहा है, और इसे ड्रॉप करने में, जब हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो गिर के ग्राउंड को पहुंचने में इसे रूट 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21, बिकॉज t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये t स्क्वायर था 21। सो टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इतना समय लग रहा, 21 7 गुना 3 नहीं है, 21 इज 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड विथ 3, और उसी का स्क्वायर रूट। तो क्या ये हर जगह लागू होगा? डेटा चेंज करने का एक और मतलब ये भी था कि अगले सवाल में हमारे पास डेटा अलग रहेगा। तो क्या ऐसे केसेस में जब हम लोग गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, फिर उसी स्पीड से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो दोनों टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट पता कर ले, तो क्या ड्रॉप करने में उतना ही टाइम लगेगा? बिकॉज 7 इंटू 3 इज 21, और हमें मिल रहा है कि इस केस में टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो इसे पता करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए वापस आते हैं, जिस क्वेश्चन से हर चीज़ की शुरुआत हुई थी उसमें वापस आते हैं। लेकिन हाँ, इस डेटा को हम यूज़ नहीं करेंगे 6 सेकेंड्स एंड 1.5 सेकेंड्स, बिकॉज हमें एक जनरल इक्वेशन बनाना है जो कि सबके लिए लागू हो, यानी कि 6 सेकंड्स के जगह पे हम मान लेते हैं t1, इसे समय लगा यहाँ से यहाँ, समय इसे लग रहा है t1, टाइम इसे लग रहा है t1 इस केस में, और इस केस में हम मान लेते हैं इसे टाइम लगा t2 यहाँ से यहाँ गिरने में, और इसे यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग रहा है t3। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और पता करेंगे
कि क्या T3 T1 और T2 के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा या नहीं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या T3 T1 और T2 का जियोमेट्रिक मीन है या नहीं। चलिए देखते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं इसे टेस्ट करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से इस लेवल से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा बॉडी का, दैट डिस्प्लेसमेंट उसे हम मान लेते हैं दैट इज h। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर बॉडी का यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसे u मान लेते हैं, पॉजिटिव u, तो यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा नेगेटिव u और यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस इज़ 0। मैं u के जगह दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, u डैश इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर तीनों केसेस में तो डिस्प्लेसमेंट गेंद का नेगेटिव h होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव h, नीचे हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। सो मैं नेगेटिव साइन भी यहाँ पर लिख लूँ। सो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव u, उतना ही वेलोसिटी नीचे की तरफ नेगेटिव u। टाइम लगा T1, इसे टाइम लगा T2, इसे टाइम लगा T3। तो देखिए यहाँ से इस सिनेरियो से हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल नेगेटिव h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। सो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u इनटू टाइम T1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g, तो यहाँ पर ये नेगेटिव g। सो u इंटू T1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, T1 का स्क्वायर। मैं नेगेटिव साइन को यहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, इसे बाहर निकाल के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे g कर देता हूँ, GT स्क्वायर्ड GT1 स्क्वायर्ड, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ले आता हूँ GT1 स्क्वायर्ड। अब दूसरे सिनेरियो में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव h। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव h दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम विच इज T2, टाइम T2 है। सो नेगेटिव u T2 नेगेटिव हाफ g T2 स्क्वायर्ड। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। अब इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव h है, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव h है। सो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव h एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ g T3 स्क्वायर्ड, क्योंकि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, 0 इनिशियल वेलोसिटी है। सो नेगेटिव h इज इक्वल टू ut, वो तो कैंसिल हो गया, वो तो रहेगा ही नहीं बिकॉज u इज इक्वल टू 0, माइनस हाफ T3 स्क्वायर्ड। अब इन दोनों से अगर हम वहां पर पहुंचते हैं, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इसके जैसा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हमें T1, T2 और T3 के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। मैं थोड़ा इसे ऊपर ले जाऊं। अब हमारा टास्क ये है, इसे और इसे यूज करके हम इसके जैसा एक एक्सप्रेशन बनाएं। हम ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाएं विच स्टैंड्स, जो कि इस तीसरे केस के लिए वैलिड होगा, तो हम T1, T2 और T3 को इंटर रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ कैंसिल करना होगा। यहाँ पर u जो है, u यहाँ पर है नहीं,
तो यहाँ से u और यहाँ से u, इन दोनों को हम कैंसल आउट करेंगे। कैसे कैंसल आउट करेंगे कि अगर इस इक्वेशन में मैं t2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस इक्वेशन में t1 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हमें u t1 t2 मिलेगा और यहां से u t2 t1 मिलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से वो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा पहला टास्क है कि इसके साथ t2 मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव h t2 इज इक्वल टू u t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इसके साथ t2, क्योंकि पूरे इक्वेशन में हमने t2 मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, t1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेगेटिव h t1 इज इक्वल टू नेगेटिव u t2 t1 और माइनस हाफ g t2 स्क्वायर इंटू t1। अब इसे और इसे हम यूज़ करेंगे, इसके साथ इसे हम ऐड कर देंगे। इसके साथ इसे जब हम ऐड करेंगे, यहाँ से इसके साथ मैं अगर इसे ऐड कर लेता हूँ, नहीं पूरा आ रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। लेट मी चेंज द कलर। पहला इक्वेशन जो है नेगेटिव h t2 इज इक्वल टू u t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर t2, और सेकंड इक्वेशन नेगेटिव h t1 इज इक्वल टू नेगेटिव u t1 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर इंटू t1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम सिंपली जोड़ देंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यहाँ से ऐड करेंगे हम, तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा नेगेटिव h। अब देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें बनाना है। सो नेगेटिव h कॉमन आउट करते हैं, हम तो जोड़ रहे हैं, तो t1 प्लस t2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इज इक्वल टू, जोड़ने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस थिंग विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव हाफ g t1 t2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से मिलेगा हमें t1 और प्लस यहाँ से हमें मिलेगा t2। तो इंटरेस्टिंगली आप ये पाएंगे कि अगर मैं इस साइड में इसे रख देता हूँ नेगेटिव h और इस पार्ट को उस साइड में ले जाता हूँ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये जो है इसे कैंसिल कर देगा। हेंस बचा हुआ है नेगेटिव h इज इक्वल टू हाफ g इंटू t1 t2। जब हम इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं, तो हमें ये क्लियरली मिलता है, जब भी कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव h है, वहाँ पर नेगेटिव h है और यहाँ पर ये नेगेटिव होता। सो नेगेटिव हाफ जी और t3 के स्क्वायर के जगह पे t1 t2 है, यानी कि t3 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू t1 t2। हेंस t3 जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2। यही तो हमारा टारगेट था, इसी को तो हम खोज रहे थे। क्या ऐसा ये वैलिड होगा, किसी भी तरह का टाइम अगर रहे, फेंकते हुए जितना समय लगा, नीचे फेंके जितना समय लगा, और अगर ड्रॉप कर दे तो t3 अगर समय लगेगा, तो क्या t3 पहला टाइम और दूसरे टाइम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी कि इन दोनों का t1 t2 का जियोमेट्रिक मीन होगा या नहीं? तो ऐसा हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इस रिलेशन में देखिए g जो है इसके फंक्शन में t3 जो भी है इस फंक्शन में g अपीयर नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसा सिनेरियो अगर आपको धरती में नहीं बल्कि चांद में भी मिले, ऐसा सिनेरियो अगर चांद में भी बने कि एक गेंद को ऊपर फेंका गया एक सर्टेन स्पीड से और गेंद को 7 सेकंड का समय लग रहा, वैसे इस क्वेश्चन में 6 सेकंड का समय लग रहा, तो 6 सेकंड का अगर समय लग रहा है और अगर उसी स्पीड से, उसी हाइट से नीचे की तरफ उसी स्पीड से फेंके तो अगर 1.5 सेकंड का समय लग रहा है,
तो अगर ड्रॉप कर दे तो समय कितना लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 1.5। मैं इस सवाल के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में जो मेन क्वेश्चन था उस सवाल में पूछा गया था, पहले केस में 6 सेकंड का समय लग रहा, दूसरे केस में 1.5 सेकंड का समय लग रहा है। तो जब रिलीज़ कर दिया जाएगा तो समय कितना लगेगा, ये 6 सेकंड का समय लगा, इसमें इस केस में 6 सेकंड का समय लगा, इस केस में 1.5 सेकंड का समय लगा। तो इस ड्रॉप कर देने में जो समय लगेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 1.5, तो ये तो 9 बन गया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इस केस में 3 सेकंड का समय लगेगा। जो मैं बात कर रहा था कि ये जो लॉजिक है ये लॉजिक वैलिड होगा, जी पे डिपेंडेंट नहीं है, सो ये वैलिड होगा। अगर आप चांद में भी इस एक्सपेरिमेंट को करें, आप मार्स में जाके इस एक्सपेरिमेंट को करें, तो भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, भले ही उस कैलकुलेशन में इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू थोड़ा बदल जाएगा और फिर ये जो डिस्टेंसेस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो सवाल का मेन मुद्दा है ये चेंज नहीं होगा कि दिस टाइम इज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइम एंड दिस टाइम। जल्द मिलते हैं।